नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है। और आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। ठंडा पूछा जाए तो गोबी मरुस्थल। और बड़ा पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल। और सबसे गर्म पूछा जाए तो अटाकामा। कौन सा गर्म मरुस्थल? अटाकामा। और अटाकामा कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। एक महाद्वीप ऐसा है, कितने महाद्वीप है वर्तमान में विश्व में? महाद्वीप कितने कितने बहन जी? 7 महाद्वीप है। 8 महाद्वीप हो गए। कितने हो गए? 8। 8वां महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया। क्यों नहीं बन गया? बन गया ना। हाँ, 8वां कौन सा है? जीलैंडिया महाद्वीप पे ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि ऐसा महाद्वीप का नाम बताओ जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। आप उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। जीलैंडिया नहीं। आप लिखिएगा यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। एक भी मरुस्थल नहीं है। एक भी मरुस्थल नहीं है। लिख लिया। आपसे पूछा जाए दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है या कहाँ स्थित है? दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ? या दस्त ए कावीर? दस्त ए कावीर। दस्त ए लूत है, दस्त ए कावीर। ये मरुस्थल कहाँ है बताओ दोनों? ये दोनों मरुस्थल ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में। और ईरान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। और आपसे पूछा जाए तकला मकला मरुस्थल कहाँ है? तकला मकला मरुस्थल कहाँ है? तकला मकला मरुस्थल कहाँ पर स्थित है बताइए। तो तकला मकला मरुस्थल है चाइना में। कहाँ पर है? चाइना। और चाइना कहाँ है? कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में ये भी। और काइजुम नहीं, काइजिम कुम, काइजिम कुम मरुस्थल कहाँ है? या काराकुम? ये दोनों ही मध्य एशिया में है। कहाँ पर है? मध्य एशिया में। आगे पढ़ेंगे मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, उनमें फैला हुआ है। काइजुम कुम और काराकुम, ये दोनों टाइप के जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? मध्य एशिया में है। आपसे पूछा जाए मोजेव मरुस्थल कहाँ? मोजेव, मोजेव। देखो थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ इन मरुस्थलों के बारे में पढ़ ले तो ठीक रहेगा। पता नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कब पढ़ेंगे हम। मोजेव मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल कहाँ बताइए? डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना कोई भी मरुस्थल का नाम देकर कि कहाँ लोकेटेड है। बताओ कहाँ मोजेव मरुस्थल? यूएसए। और यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ध्यान रखना। देख लिया। सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। आपसे पूछा जाए थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। मुख्य रूप से किसमें है? भारत में। भारत के कौन से राज्यों में फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज्यादा, सबसे कम? ये सोनोरन मरुस्थल कहाँ है बताओ आप तो। ये मैक्सिको,
मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको वहां पर है। हाँ, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये? ना, मैक्सिको साउथ अमेरिका में थोड़ी आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है, कनाडा के नीचे की तरफ है ना वहां पे मैक्सिको। बे ऑफ मैक्सिको भी है, मैक्सिको खाड़ी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, ये भी में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। देख लिया? ये सब सहारा मरुस्थल, ये तो लिखा दिया था ना। ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। कौन सा कॉन्टिनेंट में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहरी मरुस्थल, कालाहरी, कालाहारी मरुस्थल, कालाहरी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। कहाँ है? बोत्सवाना। और बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है बोत्सवाना। नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, नूबियन, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी सूडान। कहाँ पर है? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान जो कंट्री है, ये कौन से महाद्वीप में आती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और एक आता है नामीब मरुस्थल, नामीब, नामीब मरुस्थल, नामी मरुस्थल है नामीबिया में। कहाँ पर है? नामीबिया में। और नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। देखो उस कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप। कौन सा? उस महाद्वीप का नाम बताना आपको जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। और उस महाद्वीप का नाम बताओ जिसमें सर्वाधिक मरुस्थल हो। हाँ। उस महाद्वीप का नाम बताओ जिसमें सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हो। हाँ, मैक्सिको महाद्वीप थोड़ी, मैक्सिको तो देश है। हाँ ना, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहां पर पाया जाता है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल। देखो यहां से कैसा सवाल बनता मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे सर हमें थार का मरुस्थल पढ़ाते पढ़ाते दूसरे मरुस्थलों के बारे में लिखाने लग गया ना। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि राजस्थान में भी कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं। ये मरुस्थलों के नाम नाम दे देते हैं। इनके बारे में डिटेल तो पढ़ेंगे हम कहाँ पर? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब वहां पे मरुस्थल पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे बढ़िया। या फिर कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग अलग। तो जैसे आपको एशिया महाद्वीप पढ़ा है तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी चोटियां है, कौन कौन से देश है, उनकी राजधानी कौन सी है, उनकी मुद्राएं कौन सी है? वहाँ के जो स्टेटिस पॉइंट्स है वो देखेंगे। कौन कौन से जल संधियां है, कौन कौन से स्थल मंडल है, कौन कौन से ये मरुस्थल है, ये सब पढ़ेंगे हम वहाँ पर। कौन कौन से सागर है, महासागर है,
उन झीलें हैं उनको देखेंगे, मीठे पानी, खारे पानी, सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, देख लेंगे जब। गिब्सन मरुस्थल लिख लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन और सिप्सन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। देखो, उच्चावच के आधार पे हमने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन सा? महान मरुस्थल, लघु मरुस्थल, पथरीला क्षेत्र, और कौन सा लिखा था? अर्ध शुष्क। कौन सा लिखा था? अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क में शेखावटी और लूनी बेसिन को हमने शामिल किया था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें। देखो, मरुस्थल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों इर्ग। कौन सा? इर्ग होता है। और एक होता है हमादा या हमाद, और एक होता है रेह। कौन सा होता है? लिखिएगा, ये रेग कहते हैं, रेग इसको, रेह नहीं है। रेह कलर वो तो खारे पानी की झील होते हैं। रेग, रेग, ये 3 टाइप के होते हैं। लिखिएगा, मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं। मरुस्थल कितने प्रकार होते हैं? इर्ग, हमादा और रेग। अब मैं इनके बारे में लिखा चुका हूं आपको पहले, है ना। देखो, इर्ग मरुस्थल किसको कहते हैं? ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत ही रेत हो, रेतीले टीले पाए जाते हो, उसको क्या कहते हैं? इर्ग। और ऐसा मरुस्थल जिसमें क्या पाया जाता हो? पथरीला क्षेत्र हो। और ऐसा मरुस्थल जिसमें मिश्रित हो, यानी कि रेत भी पाए जाते हो और पत्थर भी पाए जाते हो, कंकड़ पाए जाते हो, तो मिश्रित वाला हो गया। ये कैसा वाला हो गया? तो आपसे पूछा जाए मिश्रित मरुस्थल कौन सा होता है? रेग। पथरीला मरुस्थल कौन सा होता है? हमाद या हमादा। और रेतीला मरुस्थल कौन सा होता है? इर्ग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। समझने के लिए कोड वर्ड में लिख लेना इसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा, रेतीला, पथरीला और मिश्रित। अब देखिए विद्यार्थियों, ये राजस्थान में एक स्थला करती है जिसका नाम है, क्या है ये? अरावली। तो आपने कभी दिमाग लगाया कि अरावली के ही पश्चिम दिशा में मरुस्थल क्यों विकसित हुआ? हेडिंग डालिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का कारण, मतलब मरुस्थल यहां पर क्यों बना? राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल के कारण, लिख लिया? पहला कारण तो विद्यार्थियों यही है। पहला कारण क्या है? अरावली। क्या है? लिखिएगा, पहला कारण लिखो, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। कैसा? वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण ये क्षेत्र क्या बन गया? मरुस्थल में तब्दील हो गया। किस में तब्दील हो गया? मरुस्थल में तब्दील हो गया। तो मरुस्थल में तब्दील होने के पीछे कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं इसको?
क्योंकि वृष्टि छाया का मतलब क्या है? वृष्टि छाया का मतलब है जिस ऐसा क्षेत्र जिसमें बारिश कम होती हो, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि देखो इधर से जो हवाएं आ रही है अरब सागर की तरफ से, तो इधर से तो इसके समानांतर है, तो वो बहती हुई आगे निकल जाती है। और इधर से जो हवा आती है, मतलब अगर जैसे भारत में जब मानसून आता है तो इधर झालावाड़ की तरफ से प्रवेश करता है, वो झालावाड़ की तरफ से प्रवेश करके या आडा पर्वत हो गया पूरे राजस्थान में, तो इसकी हाइट है ऊपर तक, तो हवा आएगी तो हवा को रोकेगी कि नहीं रोकेगी? ये रोक कर उल्टी साइड ही क्या करेगी, बारिश। और इस तरफ क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। और होगी भी तो कोई थोड़ी बहुत हवा जो जिसमें भार कम होगा हवाओं में, जिनमें आर्द्रता कम होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी और आगे जाके शुष्कता के कारण यहाँ पे क्या कर देगी, थोड़ी बहुत बारिश कर देती है। बाकी ज्यादातर बारिश इस क्षेत्र में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फिर अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। इधर का अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, ध्यान रखना। क्या लिखा है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ब्रैकेट में लिखो वर्षा का कम होना। वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा कम होती है, ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा जब भारत का भूगोल मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय हमने देखा था कौन सा, पश्चिम घाट पर्वत। पश्चिम घाट पर्वत पढ़ा था ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत जैसे ये भारत इधर की तरफ आते हैं हम, तो ये जो पश्चिम घाट पर्वत है इसके पश्चिम में तो खूब बारिश होती है, लेकिन पूर्व में बारिश नहीं होती है। नहीं होती है ना इधर, इसमें इधर बारिश होती है लेकिन उधर नहीं होती है। तो वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से इस क्षेत्र में क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। एक तो ये होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, अनियंत्रित पशु चराई। अनियंत्रित पशु चराई, ये कई बार पूछे गए हैं मेंस उसमें, आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मरुस्थल का इधर होने के पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी है, कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। तो अनियंत्रित पशु चराई, अनियंत्रित पशु चराई यानी कि ज्यादा मात्रा में पशु की क्या की जाती है, चराई की जाती है। यहाँ पे पशुओं को चराते हैं खेतों में वगैरह ऐसे, तो उससे क्या वो क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाता है धीरे धीरे। देख लिया। इसके अलावा वृक्षों को काटना, उधर जो भी वृक्ष है तो वृक्षानुमूलन, वृक्षों का अनुमूलन होना, वृक्षानुमूलन, वृक्षानुमूलन। लिख लिया, ब्रेक में लिख सकते हो, वृक्षों की कटाई समझने के लिए। और आपको पता है आजकल लोग बाग क्या करते हैं, प्राचीन पद्धति से खेती नहीं करते हैं, आधुनिक पद्धति से खेती करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का यूज लेते हैं, तो उससे भूमि कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। एक बार तो आपको अच्छी पैदा दे देगी, लेकिन कुछ समय बाद में वो भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कमजोर होती जाती है। तो लिखिएगा अगला कारण, मानवीय कारक। जैसे जैसे कई जैव रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना, है ना। क्या इस मरुस्थल का कोई फायदा भी है, मरुस्थल का कोई फायदा है क्या, है? हेडिंग डालो, मरुस्थल के फायदे, मरुस्थल के फायदे। हाँ रश्मि बता, क्या फायदे है इसके? ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका क्या फायदा है? हाँ, भारत में जो उत्तर पश्चिम मानसून आता है या बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, उनको लाने में इसका मुख्य योगदान है। एक तो क्योंकि इस समय इसकी वजह से तेज गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, उच्च ताप होता है तो निम्न दाब बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है, यानी कि सागर से स्थल की ओर चलने लग जाती है। तो राजस्थान में या भारत में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही अधिक बारिश आने की संभावना रहती है। आप सोचते हो ना गर्मियों के समय गर्मी नहीं पड़नी चाहिए,
अगर गर्मी नहीं पड़ेगी ना तो बारिश नहीं आएगी। कई बार अपने गांव में भी बोलते हैं कि इस बार तो बारिश बहुत ज़्यादा, मत इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। और बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। तो गांव के आदमी पहले अंदाज लगा लेते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनके पास कोई यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, एक अनुमान है, अनुमान नहीं, उनका एक्सपीरियंस है, वो कई वर्षों से उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से भी हम देखें तो ये एक कारण ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है यहाँ पर, और एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य। और सूर्य की जब यहाँ पे तेज गर्मी पड़ेगी, सूर्य ज़्यादा समय तक रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से सोलर एनर्जी है वो भी अच्छी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आपको पता है जैसलमेर साइड जो पवन चक्कियाँ चलती है, तो उनसे भी विद्युत प्राप्त की जा सकती है। तो लिखिएगा आप लोग, फायदे में लिखो। यह क्षेत्र गैर परंपरागत, ब्रैकेट में नवीनीकरणीय, गैर परंपरागत, ब्रैकेट में नवीनीकरणीय। और मैंने लिखाया था आपको वहां पर जब एनर्जी पढ़ाई थी ना, कौन से नवीनीकरणीय होते हैं, कौन से अनवीनीकरणीय होते हैं, है ना? कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है। तो ये क्या लिखा आपने? यह क्षेत्र गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष के 365 दिनों में से 330 दिन तक, 330 दिनों तक मौसम साफ रहता है। मौसम क्या रहता है? साफ रहता है। तथा सूर्य की किरणें भी सीधी पड़ती है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर समय क्या पड़ती है यहाँ पर? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। लिख लिया? लिखिएगा, इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। इसकी? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिक संभावना है। और इधर तो पता, लोगों ने तो बहुत बड़े प्लांट भी लगा रखे हैं ऐसे, है ना, सोलर प्लांट लगा रखे हैं बहुत। देखिए, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला जिला कौन सा है? जोधपुर। और सर्वाधिक पवन ऊर्जा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। लिखिएगा नोट, सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला जिला जोधपुर, सर्वाधिक पवन ऊर्जा वाला जैसलमेर। जैसलमेर। लिखिएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को चीज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चीज बनाया गया है। SEEZ। चीज का पूरा नाम लिखो। चीज का पूरा नाम लिखिएगा, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज एंटर
सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सीज का फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सीज घोषित कर रखा है कौन से 3 जिलों को? सीज में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी सेज भी होता है। सेज क्या है? नोट डाल के लिखो सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन इसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है, सोलर प्लेट से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना इसका। सेज, ये तो मैं इससे लिखा रहा हूं, एक तो सीज है एक सेज है, SEZ। इसका पूरा नाम क्या होता है बताओ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिख लिया? विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको? विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक होता है विद्यार्थियों EEZ। क्या होता है? ये क्या है? लिखो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये समुद्रों में होता है ना? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ, तो ध्यान रखना, ये जो EEZ है ना, इसका संबंध समुद्री सीमा से है। किससे है? समुद्री सीमा से। और सीज का संबंध किससे? SEEZ का सोलर से है। किससे है? सोलर से। और SEZ का किसका है? विशेष आर्थिक क्षेत्र से है, ध्यान रखना। ये विशेष इकोनॉमिक जोन से है। ये तीनों अलग है, तीनों देखो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। देख लिया? आपसे पूछा जाए कि जो अपना थार का मरुस्थल है, ये कौन से अक्षांशों में फैला हुआ है, कौन से देशांतरों में फैला हुआ है, फिर क्या बताओगे? देखो, ये राजस्थान का क्या विद्यार्थियों? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आपको पता है ग्लोब पर टाइप की जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और ग्लोब पर इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं। तो यूं, अब इसमें ये जो राजस्थान का मैप मान लीजिए इसको, ये राजस्थान के मैप में अगर हम देखें, अगर यूं देखेंगे, यूं चलेंगे जब, तो कौन सी रहेगी? अक्षांशीय। और अगर यूं देखेंगे जब, देशांतर रहेगी। तो अक्षांश और देशांतरों में देखना है कि ये जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, या थार का मरुस्थल जो राजस्थान में फैला हुआ है, ये कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो लिखिएगा, राजस्थान में थार का मरुस्थल थार का मरुस्थल 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देखो, जबकि देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 69 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 70 डिग्री
45 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। देखो 69 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 30 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में ही ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और अगर अक्षांशों के अनुसार देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। अब मुझे बताओ इसका विस्तार अक्षांशों में ज्यादा है या देशांतरों में ज्यादा है? अक्षांशों में ज्यादा है। किसमें है? अक्षांशों में ज्यादा विस्तार, ध्यान रखना, लिख लो। थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में अक्षांशों में ज्यादा विस्तारित है या अक्षांश में ज्यादा विस्तृत है? अक्षांशों में ज्यादा विस्तृत है। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है। इसी के साथ ये जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है मेरी तरफ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर कोई छोटे मोटे फैक्ट बच जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत पेज छोड़ दो, जगह छोड़ लो, तो कभी जब ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे उस समय आपको और लिखवा देंगे। ठीक है, उम्मीद है उत्तर पश्चिम मरुस्थल आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला जो भी भौतिक विभाजन के अनुसार अगला जो भी पार्ट आता है, चाहे मध्य अरावली पढ़े हम, पूर्वी मैदान पढ़े या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र पढ़ लेंगे, कोई सा पढ़ लेंगे, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।